नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदुस्तानी कृषक में। तो किसान मित्रों, आज की हमारी वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम मक्का की फसल के ग्रोथ के बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही में हम इस पर विस्तार से बात करेंगे कि मक्का की फसल में हम पहली खाद के रूप में कौन कौन से खाद व माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का प्रयोग करें, जिससे कि हमें मक्का की फसल की एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिले। और किसान मित्रों, बहुत से किसान भाइयों द्वारा हमें बताया भी गया है कि इस वर्ष मक्का की ग्रोथ रुकी हुई है और जो फसल की ग्रोथ है वह अच्छे से नहीं हो रही है, जिसके कारण काफी किसान भाई परेशान है। तो किसान भाइयों, मक्का की फसल की ग्रोथ क्यों रुकी हुई है, इसके कारण पर भी हम बात करेंगे और जो मक्का की फसल की ग्रोथ रुकी हुई है उसके समाधान पर भी हम चर्चा करेंगे। तो किसान भाइयों, यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं और बताई गई खादों का प्रयोग करते हैं या स्प्रे करते हैं तो आपकी मक्के की फसल में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। इसलिए किसान भाइयों, आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखें और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे हिंदुस्तानी कृषक परिवार का हिस्सा बने। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि मक्के की ग्रोथ क्यों रुकी हुई है और इसके कारण क्या है। तो किसान भाइयों, इसका महत्वपूर्ण कारण तो यह है कि अभी जो मौसम चल रहा है तो आप देख ही पा रहे होंगे कि कहीं कहीं पिछली वर्ष जैसे बारिश हुई थी तो इस वर्ष उसकी अपेक्षा कम बारिश हुई है, जिसके कारण हमारे मक्के की फसल की ग्रोथ रुकी हुई है। और यदि मक्के की फसल के अनुसार वर्षा होगी तो हमें मक्के की फसल की जो ग्रोथ है वह देखने को मिलने लगेगी। और किसान भाइयों, जिन क्षेत्रों में बारिश मक्के की फसल के अनुसार ठीक ठाक हो रही है और ऐसे क्षेत्र वाले किसानों की मक्का की फसल की ग्रोथ रुकी हुई है तो इसका प्रमुख कारण खाद व माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का मैनेजमेंट होता है। अर्थात हमारे मक्के की फसल में खाद व माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी आ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप वह अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाती। तो किसान भाइयों, हमारे द्वारा कुछ खाद व माइक्रोन्यूट्रिएंट्स तथा जाइम की जानकारी दी जा रही है, आप उनका प्रयोग अपने मक्के की फसल में जरूर करें। तो किसान भाइयों, आपने अभी तक अपने मक्के की फसल में पहला खाद नहीं डाला है तो पहले खाद के रूप में आप 25 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ यूरिया ले लें। किसान भाइयों, यूरिया के द्वारा हमारी मक्के की फसल में नाइट्रोजन की पूर्ति होती है, जिससे कि हमारी फसल में हरापन आएगा और उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बढ़ेगी। और यूरिया के साथ में आपको लेना है 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट। किसान भाइयों, जिंक सल्फेट 33% वाली उपयोग करें। किसान भाइयों, जिंक सल्फेट से हमारे मक्के की फसल में प्रकाश संश्लेषण क्रिया अच्छे से होती है और साथ ही में जड़ों का विकास होता है और पौधे में मजबूती आती है। और किसान भाइयों, इसी के साथ में आपको लेना है 5 किलोग्राम सल्फर। किसान भाइयों, सल्फर भी सेकेंडरी खाद होता है जो कि हमारी मक्के की फसल में फफूंदजनक रोगों को कंट्रोल करता है और जड़ों का विकास करता है, जो कि हमारे पौधे के विकास में सहायक होता है। और किसान मित्रों, साथ ही में आपको लेना है 5 किलोग्राम फेरस सल्फेट, जो कि हमारे मक्के की फसल में आयरन की पूर्ति करता है। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि आयरन फसल के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है और इसके द्वारा हमारे पौधे के पत्ते में हरापन बना रहता है, जिससे कि प्रकाश संश्लेषण अच्छे से सक्रिय हो पाता है। और किसान भाइयों, इसी के साथ में आपको लेना है 4 से 5 किलोग्राम मैग्नीशियम सल्फेट। यह भी हमारे मक्के की फसल के लिए महत्वपूर्ण तत्व होता है। और किसान मित्रों, इसी के साथ में आप 1 किलोग्राम मैग्नीज सल्फेट भी लें। तो किसान मित्रों, आप इन सभी खादों को अच्छे से मिलाकर इनके साथ में आप किसी अच्छे कंपनी के जाइम का प्रयोग भी करें, क्योंकि जाइम के साथ भी अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति भी हो जाती है, जो कि हमारे फसल के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। तो किसान भाइयों, जाइम के रूप में आप इफ्को कंपनी की सगारिका का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर इसकी जगह पर आप पीआई कंपनी के बायोबीटा का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर इनकी जगह पर आप बिलवुड कंपनी के ब्रांड जीआर का प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, आप इन जाइम में से किसी एक जाइम का उपयोग कर सकते हैं। और इनकी मात्रा की बात करें तो आप 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ इनका उपयोग कर सकते हैं। और किसान भाइयों, यहाँ पर आपको एक सावधानी रखना है कि इन खादों के साथ में आपको डीएपी, एनपीके, अन्य फास्फोरस मिश्रित खादों का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि जिंक सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट तथा मैग्नीज सल्फेट का प्रयोग फास्फोरस अर्थात डीएपी के साथ नहीं करना चाहिए। और किसान भाइयों, यदि आपने मक्के की फसल में बुवाई के समय डीएपी तथा पोटास का प्रयोग नहीं किया है तो आप पहले खाद के रूप में डीएपी व पोटास का प्रयोग करें तथा उसके 8 से 10 दिन पश्चात यूरिया, जिंक, सल्फर, मैग्नीशियम, मैग्नीज तथा जाइम का प्रयोग करें। डीएपी व पोटास के साथ इन सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का प्रयोग बिल्कुल ना करें। और किसान भाइयों, यदि आप चाहें तो इन सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का मक्के की फसल में स्प्रे भी कर सकते हैं। इसके लिए आप जिलेटेड जिंक, फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट तथा मैग्नीज सल्फेट व लिक्विड बायोबीटा या सगारिका का स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे के द्वारा भी आपकी फसल में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की पूर्ति हो जाएगी, जिससे कि मक्के की फसल में हरापन आएगा तथा जड़ों का विकास होगा और उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बढ़ेगी, जिससे कि आपकी फसल में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो किसान भाइयों, यदि आपकी
मक्के की फसल की ग्रोथ रुकी हुई है या फिर मक्के की फसल ग्रोथ नहीं कर पा रही है, तो ऐसी स्थिति में आप बताई गई खाद व माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जमीन के माध्यम से दे सकते हैं या फिर इनका स्प्रे भी कर सकते हैं, जिनके द्वारा आपके मक्के की फसल में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी और इससे आपके मक्के की फसल का उत्पादन भी बढ़ेगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तथा हिंदुस्तानी कृषक परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय जवान जय किसान।